अच्छा, तो पाकिस्तान में 2025 में अपनी क्रिएटिव एजेंसी शुरू करना, मतलब ये ख्वाब तो बहुत से लोग देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन ख्वाब और हकीकत में एक बहुत लंबा फासला होता है। जी, और आज हम इसी फासले को कम करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 14 कामयाब एजेंसी मालकान के इंटरव्यूज़ का आप कह लें कि पूरा निचोड़ है। और ये बहुत अहम है, क्योंकि जोश और जज्बा तो ठीक है, लेकिन एजेंसी चलाना एक क्या कहते हैं, बेरहम खेल है। हम्म। अक्सर नए बानी समझते हैं कि अगर वो अपने काम में अच्छे हैं तो एजेंसी भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन एक अच्छा डिजाइनर होना एक बात है और एक कारोबार चलाना वो बिल्कुल दूसरी चीज है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सफ़र पर बात करेंगे कि एक क्रिएटिव से एक कारोबारी कैसे बना जाए। तो आइए पहले कदम से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, मुझे अपनी एजेंसी कब शुरू करनी चाहिए? क्या कोई सही वक्त होता है इसका? ये शायद सबसे अहम सवाल है और इस पर तकरीबन तमाम बानियों का जवाब एक ही था, जो शायद कुछ लोगों को हैरान करे। अच्छा। सही वक्त तब है जब आप बहैसियत फ्रीलांसर काम के बोझ तले, मतलब पूरी तरह दब जाएं। जब आपके पास इतना काम आ जाए कि आप अकेले उसे संभाल ही ना सकें। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। आमतौर पर तो लोग सोचते हैं कि पहले एक बड़ा सा सेटअप बनाओ, टीम रखो, फिर क्लाइंट ढूंढो, लेकिन आप कह रही हैं कि पहले डिमांड पैदा करें, फिर सप्लाई का सोचें। जी, और इसीलिए ये मॉडल ज्यादा कामयाब है। जब मार्केट खुद आपको खींच रही हो तो आपको धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बानी ने अपना तजुर्बा बताया कि वो अपने काम में इतना मसरूफ हो गए कि उन्होंने तंग आकर अपनी कीमतें दुगनी कर दी, ये सोचकर कि शायद कुछ क्लाइंट कम हो जाएंगे। और फिर क्या हुआ? क्लाइंट भाग गए होंगे। नहीं, उल्टा ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स आने लगे। उन्होंने फिर कीमतें 3 गुना कर दी, लेकिन क्लाइंट फिर भी आते रहे। कमाल है। तब उन्हें एहसास हुआ कि मसला उनकी कीमत का नहीं, बल्कि उनकी अकेले काम करने की सलाहियत का है। मार्केट उन्हें बता रही थी कि भाई अब टीम बना लो। ये सबसे वाज़ेह इशारा होता है। वाह, यानी अपनी कदर पहचानने का सफर। लेकिन अगर कोई इस लंबे फ्रीलांसिंग के रास्ते पर नहीं जाना चाहता और सीधा एजेंसी शुरू करना चाहता है, क्या कोई शॉर्टकट है? एक मुतबादिल रास्ता है। शॉर्टकट तो नहीं कहूंगी, लेकिन शायद ज्यादा महफूज रास्ता है। वो क्या है? वो ये है कि किसी अच्छी कायमशुदा एजेंसी में कम से कम 2 साल काम करें। कई बानियों ने इसे क्रिएटिव्स के लिए एमबीए का नाम दिया है। क्रिएटिव्स के लिए एमबीए, दिलचस्प। जी, क्योंकि आप वहाँ सिर्फ काम करना नहीं सीखते, बल्कि एक कारोबार को चलते हुए देखते हैं। आप सीखते हैं कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है, प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज होते हैं और सबसे अहम, आप ये भी सीखते हैं कि क्या नहीं करना। मतलब आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, बजाय इसके कि खुद लाखों का नुकसान करके सीखें। बिल्कुल, ये एक तरह की ट्रेनिंग है जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, बजाय इसके कि आप पैसे देकर ट्रेनिंग लें। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, फर्ज करें किसी ने ये एमबीए कर लिया और अब वो तैयार है। अब उसके सामने सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा होता है। बेचें क्या? मार्केट तो हर चीज से भरी पड़ी है। क्या एक जनरल डिजिटल एजेंसी बन जाएं या कोई एक चीज पकड़ें? ये एक ऐसी गलती है जो तकरीबन हर नई एजेंसी करती है। वो खुद को वन स्टॉप डिजिटल शॉप कहते हैं। जो सब कुछ करते हैं। जी, वेबसाइट भी, सोशल मीडिया भी, वीडियोस भी। लेकिन तमाम कामयाब बानियों का मशवरा इसके बिल्कुल बरक्स था। उन्होंने एक कोर सर्विस और एक मखसूस टारगेट कस्टमर से आगाज किया। लेकिन इसमें तो शुरू में क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। अगर आप सिर्फ एक ही चीज बेच रहे हैं तो आप बहुत सारे मुमकिन क्लाइंट्स को ना कह रहे हैं। बिल्कुल, और ये शुरू में तकलीफदेह होता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल 2 एजेंसियों की है। एक ने खुद को यूएक्स एजेंसी कहा, जो सिर्फ एप्स और वेबसाइट्स का यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करती थी। बहुत स्पेसिफिक। जी, और दूसरी ने खुद को डिजिटल एजेंसी कहा, जो हर तरह का काम करती थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुरू में किसने ज्यादा पैसे कमाए। यकीनन जनरल एजेंसी ने। उन्हें किसी रेस्टोरेंट के फ्लायर से लेकर फेसबुक पेज चलाने तक हर तरह का छोटा मोटा काम मिल गया होगा। उनका कैश फ्लो फौरन शुरू हो गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यूएक्स एजेंसी को पहले 3 से 6 महीने एक अच्छा क्लाइंट ढूंढने में सख्त मुश्किल हुई, क्योंकि वो एक बहुत मखसूस और महंगी सर्विस बेच रहे थे। लेकिन साल के आखिर में तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अच्छा। जनरल एजेंसी अब भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में फंसी हुई थी, जबकि यूएक्स एजेंसी ने अपनी साख इतनी मजबूत कर ली थी कि बड़ी टेक कंपनियां उनके पास आ रही थीं। वो एक माहिर के तौर पर पहचाने जाने लगे थे, न कि एक आम दुकानदार के तौर पर। यहाँ एक खौफ ये भी होता है
कि अगर हम बहुत ज़्यादा मखसूस हो गए, मतलब टू नीश, तो हमारी तरक्की रुक जाएगी। क्या एक ही चीज़ बेचते-बेचते आप एक जगह फंस नहीं जाते? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। उसूल ये है कि आप शुरू में मखसूस रहें ताकि आप अपनी अथॉरिटी बना सकें। जब लोग आपको एक खास काम के माहिर के तौर पर जानने लगते हैं तो वो आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं और ज्यादा कीमत देने को तैयार होते हैं। सही। एक बार जब आपकी ये बुनियाद मजबूत हो जाए, फिर आप इससे मिलती जुलती दीगर सर्विसेज शामिल कर सकते हैं। इसे कहते हैं नेचुरल अपसेल। इसकी कोई मिसाल दे सकती हैं? जी, एक एजेंसी थी जो सिर्फ लिंक्डइन पर कंपनियों के लिए लीड्स जनरेट करने में महारत रखती थी। जब उनके क्लाइंट्स का उन पर भरोसा बन गया तो उन्होंने देखा कि इन क्लाइंट्स को ईमेल मार्केटिंग की भी जरूरत है। जो कि एक लॉजिकल अगला कदम है। बिल्कुल, चूंकि ये दोनों सर्विसेज आपस में जुड़ी हुई हैं, इन्होंने ईमेल मार्केटिंग को भी अपनी सर्विसेज में शामिल कर लिया। ये एक कुदरती कदम था। ठीक है, तो हमने ये तय कर लिया कि कब शुरू करना है और क्या बेचना है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, पैसा, लोग और दफ्तर। एक नई एजेंसी को शुरू में किन वसाइल की जरूरत होती है? क्या पहले दिन से ही एक चमकता हुआ दफ्तर और 5 लोगों की टीम जरूरी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ उसूल बहुत वाज़ेह है और तमाम बानियों ने इस पर जोर दिया है। शुरुआत छोटी और सुस्त रखें। खासतौर पर टीम के मामले में पहले 4 से 5 माह तक किसी को भी फुल टाइम नौकरी पर रखने की गलती हरगिज ना करें। लेकिन अगर फुल टाइम लोग नहीं होंगे तो काम की क्वालिटी और डेडलाइंस का क्या होगा? एक फ्रीलांसर शायद इतना जिम्मेदार ना हो, वो किसी भी वक्त गायब हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा खदशा है और इसका हल भी है। आप शुरू में प्रोजेक्ट की बुनियाद पर अच्छे और आजमूदा फ्रीलांसर्स के साथ काम करें। इससे आपका कैश फ्लो महफूज रहता है। आप सिर्फ उस काम के पैसे देते हैं जो आप करवा रहे हैं, ना कि पूरे महीने की तनख्वाह। सही। और जब आप इस पोजीशन में आ जाएं कि फुल टाइम हायरिंग करनी है तो उसके लिए भी एक तरीक़ाकार है। वो क्या है? 3 माह के सख्त प्रोबेशन पीरियड लाजमी है और उसमें पहले से तयशुदा 30, 60 और 90 दिन के अहदाफ होने चाहिए। लेकिन इससे भी अहम बात जो बार बार सामने आई वो ये है कि कल्चरल फिट, यानी उस शख्स की आपकी टीम से हम आहंगी उसकी तकनीकी महारत से ज्यादा अहम है। ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोई बहुत बसलाहियत हो लेकिन टीम में फिट ना हो रहा हो तो उसे निकालना तो बहुत मुश्किल फैसला होगा। ये सबसे मुश्किल फैसलों में से एक है। एक बानी ने बताया, और ये बताते हुए वो वाकई दुखी थे, कि उन्हें अपने एक बहुत ही बासलाहियत और अजीज दोस्त को नौकरी से निकालना पड़ा था। ओह। काम में वो बेहतरीन था लेकिन उसका रवैया बाकी टीम के लिए जहर बन रहा था। ये वो फैसले हैं जो अगर वक्त पर ना लिए जाएं तो पूरे कारोबार को खा जाते हैं। ये वाकई बहुत मुश्किल सबक है। अच्छा, टीम से हटकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या हमें शुरू में एक महंगे दफ्तर की जरूरत है? हरगिज नहीं। कई कामयाब बानियों ने अपने घर के ड्राइंग रूम या गैराज से काम शुरू किया। एक बानी ने तो हंसते हुए कहा कि उनका सारा काम आज भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर चलता है। वाकई? जी, आपको शुरू में सिर्फ चंद बुनियादी चीजों की जरूरत है। एक कंपनी का नाम, उसका ट्रेडमार्क, एक डोमेन, एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस और एक पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो के लिए भी कोई महंगे वेबसाइट जरूरी नहीं। आप नोशन जैसी मुफ्त ऐप पर भी एक शानदार पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यानी जब तक क्लाइंट मुतालबा ना करे, दफ्तर पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन जब काम बढ़ता है तो सब कुछ बिखरने लगता है। इस अफरा तफरी को कैसे मुनज़्ज़म किया जाए? मतलब सिस्टम्स और प्रोसेस बनाना कितना ज़रूरी है? ये शायद एक अच्छी और एक बेहतरीन एजेंसी के दरमियान सबसे बड़ा फर्क है। तमाम बानियों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि पहले दिन से हर कदम को डॉक्यूमेंट किया जाए। यानी हर चीज को कहीं लिख लिया जाए कि कौन क्या और कैसे करेगा। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ। इसके 2 ऐसे फायदे हैं जो शुरू में नजर नहीं आते। पहला, इससे आपकी कंपनी किसी एक शख्स पर इन्हिसार नहीं करती। अगर कल आपका सबसे अहम टीम मेंबर चला जाए तो काम नहीं रुकेगा, क्योंकि सारा तरीकाकार लिखा हुआ है। कंपनी शख्सियात पर नहीं, सिस्टम पर चलती है। और दूसरा फायदा मुस्तकबिल से जुड़ा है। मुस्तकबिल में यही लिखे हुए प्रोसेसेस एआई एजेंट्स के जरिए बड़ी आसानी से ऑटोमेट किए जा सकेंगे। जो काम आज एक प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा है, कल वो एक एआई कर सकेगा, लेकिन सिर्फ तब जब आपने उसे बताया हो कि काम करना कैसे है।
वाह, ये तो बहुत दूर की सोच है। अच्छा, ये सिस्टम बनाने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? कोई एक टूल है जो सबसे बेहतरीन है? यहाँ हर किसी की अपनी पसंद है। कुछ लोग नोशन और असाना इस्तेमाल करते हैं, कुछ को बेस कैंप उसकी सादगी की वजह से पसंद है। लेकिन एक बानी ने बहुत दिलचस्प बात कही। क्या? उसने कहा, मैं वो टूल इस्तेमाल करती हूँ जिसमें मेरा क्लाइंट सबसे ज़्यादा आरामदेह हो। अगर क्लाइंट व्हाट्सएप पर बात करना चाहता है तो हम वहीं प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं। अगर वो स्लैक या एयर टेबल इस्तेमाल करता है तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मकसद क्लाइंट के लिए आसानी पैदा करना है। ये क्लाइंट को पहले रखने वाली सोच वाकई काबिल तारीफ है। चलें, अब इस सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार होता है। हम 2025 में खड़े हैं। अगर आज कोई एजेंसी शुरू कर रहा है तो उसे कौन सी सर्विसेज बेचनी चाहिए जिनकी मार्केट में सबसे ज्यादा मांग है? तहकीक में 3 बड़ी फील्ड सामने आई हैं, लेकिन इन सब के साथ एक शर्त है। अगर आप इनमें एआई और ऑटोमेशन का इस्तेमाल नहीं सीख रहे तो आप कुछ सालों में मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, पहला शोबा है वीडियो एडिटिंग। लेकिन वीडियो एडिटिंग तो हर कोई कर रहा है। इसमें नया क्या है? नया ये है कि शॉर्ट फॉर्म वीडियो यानी रील्स और टिकटॉक्स का बाजार अब बहुत ज़्यादा भर चुका है, ओवर सैचुरेटेड हो गया है। अब कंपनियां और क्रिएटर्स लॉन्ग फॉर्म यानी लंबी और गहरी वीडियोस पर वापस जा रही हैं। जैसे यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज या पॉडकास्ट। बिल्कुल, इसमें अच्छे एडिटर्स की बहुत कमी है और इसके साथ एंड टू एंड प्रोडक्शन यानी स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल वीडियो तक पूरी सर्विस की बहुत मांग है। ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो। दूसरा शोबा कौन सा है? दूसरा शोबा डिज़ाइन का है। ब्रांडिंग, वेबसाइट डिज़ाइन और यूएक्स तो अहम है ही, लेकिन आने वाले सालों में 3D और CGI का काम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ब्रांड्स अब सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि पूरे डिजिटल तजुर्बात बनाना चाहते हैं। और तीसरा शोबा जो शायद सबसे दिलचस्प है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसमें क्या नया हो रहा है? गूगल एसईओ तो पुराना हो गया। गूगल तो है ही, लेकिन अब असल खेल शुरू हो रहा है चैटबॉट्स की दुनिया में। सोचें कि कल लोग गूगल से नहीं बल्कि चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी से पूछेंगे कि लाहौर में बेहतरीन यूएक्स एजेंसी कौन सी है। और अगर आपका नाम वहां नहीं आया तो आप गेम से बाहर हैं। बिल्कुल, इसे कहते हैं चैटबॉट्स के लिए एसईओ, यानी अपने मवाद को इस तरह बेहतर बनाना कि एआई मॉडल्स आपकी वेबसाइट को एक काबिल एतमाद हवाले के तौर पर पेश करें। ये अगली बड़ी चीज है। ये तो वाकई जहन घुमा देने वाली बात है। उसके अलावा मार्केटिंग में और क्या अहम है? बानियों की पर्सनल ब्रांडिंग, खास तौर पर लिंक्डइन पर। कंपनियां अब समझ गई हैं कि लोग कंपनियों से नहीं बल्कि इंसानों से जुड़ते हैं, इसलिए वो अपनी लीडरशिप को एक ब्रांड के तौर पर पेश करना चाहती हैं। ये बहुत ही जबरदस्त इनसाइट्स है। लेकिन इन तमाम शोबों में मुकाबला भी बहुत है। खुद को दूसरों से अलग कैसे दिखाया जाए? उसके लिए एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर फ्रेमवर्क है। बेहतर, तेज या सस्ता। बेटर, फास्टर और चीपर। उसूल यह है कि आप तीनों नहीं हो सकते। आपको कोई भी 2 चीजें चुननी होंगी। एक मिनट, आप तीनों क्यों नहीं हो सकते? हर एक क्लाइंट तो यही चाहता है कि काम बेहतरीन हो, जल्दी हो और सस्ता भी हो। और यही नामुमकिन है। अगर आप बेहतरीन क्वालिटी और सबसे तेज सर्विस देना चाहते हैं तो आप सस्ते नहीं हो सकते, क्योंकि आपको बेहतरीन टैलेंट को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सही। अगर आप बेहतरीन क्वालिटी और सस्ती सर्विस देना चाहते हैं तो आप तेज नहीं हो सकते, और अगर आप तेज और सस्ती सर्विस देना चाहते हैं तो आपकी क्वालिटी बेहतरीन नहीं हो सकती। तो आपको फैसला करना होगा कि आपकी पहचान क्या है। क्या आप एप्पल हैं या वॉलमार्ट? बिल्कुल यही बात है। ये तो कारोबार की पूरी हिकमत अमली को एक जुमले में बयान कर देता है। बहुत खूब। आखिर में नए एजेंसी मालिकान के लिए कुछ फौरी और अमली मशवरे क्या होंगे? एक ऐसी चेकलिस्ट जिसे वो आज ही इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल, सर्विस बेचने से पहले अपनी सर्विस को ठीक से पैकेज करें, यानी एक कागज पर लिखें कि आपकी सर्विस में क्या-क्या शामिल है, उसकी कीमत क्या है, जीएसटी समेत, डिलीवरी का टाइमलाइन क्या होगा और आखिर में क्लाइंट को कौन-कौन सी फाइलें मिलेंगी। सब कुछ पहले दिन से वाज़ेह हो। जी। दूसरा, हमेशा आप अपसेल के मौके तलाश करें। अगर आप किसी को वेबसाइट बेच रहे हैं तो पूछें कि क्या उन्हें इसके लिए ब्रांडिंग या मवाद की भी जरूरत है। और इससे भी ज्यादा अहम, वो कौन सी बड़ी गलतियां या रेड फ्लैग्स हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। बानियों ने 5 बड़ी खतरनाक अलामात की फहरिस्त दी है। पहला, बहुत जल्दी मुलाजिम रखना। ये आपके कैश फ्लो को खत्म कर देता है। सही।
सिर्फ पैसों के लिए किसी गलत क्लाइंट का काम पकड़ना। एक बुरा क्लाइंट आपकी ज़हनी सुकून और आपकी टीम का हौसला तबाह कर सकता है। क्लाइंट को मुतासिर करने के लिए ज़्यादा वादे करना जो आप पूरे ना कर सकें। चौथा, हर चीज़, हर मंजूरी ईमेल पर तहरीरी तौर पर होनी चाहिए। और पांचवां, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत अहम है, बड़ी कंपनियों के वेंडर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में ताख़ीर करना। वरना पेमेंट फंस जाएगी। महीनों बल्कि सालों तक फंस सकती है। ये तो एक मुकम्मल रोड मैप लग रहा है। आज की गुफ्तगू से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि एक कामयाब एजेंसी चलाना सिर्फ एक अच्छा क्रिएटिव होने से कहीं ज़्यादा है। इसमें सिस्टम, हिकमत अमली और तवील मुद्दती सोच शामिल है। बिल्कुल, ज़्यादातर कामयाब बानी महीनों में नहीं, बल्कि सालों और दहाइयों में सोचते हैं। उनके लिए एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा अहम एक ताल्लुक होता है। वो जानते हैं कि एक खुश क्लाइंट आपको 10 नए क्लाइंट लाकर दे सकता है। ये एक इंसानी कारोबार है, नंबर्स का नहीं। तो आज की गुफ्तगू को हम एक सोच पर ख़त्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। एक एजेंसी का असल असासा क्या है? वो सर्विसेज जो वो बेचती है, या फिर वो एतमाद और ताल्लुकात जो वो अपने क्लाइंट्स और अपनी टीम के साथ कई सालों में बनाती है? ये सोचने की बात है कि जब मार्केट बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो आखिर में कौन सी चीज़ कारोबार को जिंदा रखती है।